नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अक्सर हमारे बीच समाज से ही कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं उनमें से ऐसी होती हैं कि हम स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसी ही घटना हाल फिलहाल में आई है जब एक स्कूल में एक 7 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। सवाल तमाम उठे कि आखिर ये हत्या किसने की, कौन इसके पीछे है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन कुछ सच जो है वो सामने आ चुके, वो ये कि एक 7 साल के बच्चे की किस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक तरीके से उस बात का भी कत्ल है, उस भरोसे का भी कत्ल है जो देश भर में लाखों करोड़ों अभिभावक स्कूलों के प्रति प्रकट करते हैं। आखिर वो अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे स्कूलों के भरोसे छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसके बाद में खबर आती है कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये महज एक मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के मामले हो चुके हैं। कई नामी गिरामी स्कूल सवालों के घेरे में रहे हैं। बहुत ज़्यादा फीस देने के बाद भी अगर बच्चे सुरक्षित स्कूलों में नहीं हैं तो सवाल उठता है कि आखिर समाज, सरकार किस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तब जबकि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे सवाल कि आखिर क्यों इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं कि नौनिहाल ही अपना जीवन खो देते हैं इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत खास पैनल हमारे साथ में मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे दाईं ओर मौजूद हैं आरसी जैन साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स की, यानी कि निजी जो स्कूल है उस संस्था की तो रिप्रेजेंट करते हैं। आपका सर बहुत स्वागत है। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक अग्रवाल जी, आप पेशे से वकील है, इसके अलावा ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, यानी कि जो अभिभावकों का संघ है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ में है प्रोफेसर जीएस राजपूत, आज पद्मश्री से सम्मानित जाने माने शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में दशकों आपका एक अनुभव रहा है, तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में आपके अनुभव से समझने की हम कोशिश करेंगे। और चौथे खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सागर जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये वो क्या मनोदशा है कि जो इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों के प्रति भी अपराध करने या कहा जाए जघन्य अपराध करने से भी नहीं हिचकते हैं। तो किस प्रकार का एक मनोविज्ञान हमारे समाज में है और कुछ लोगों का मनोविज्ञान किस प्रकार से बदलता जा रहा है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो खास पैनल हमारे साथ में, इसके अलावा तमाम हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, उनका भी परिचय आपसे कराते हैं। जोरदार अपनी तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए, क्योंकि आपके सवाल और सुझाव भी बेहद ज़रूरी हैं और आपसे भी जानेंगे आखिर समाज किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो सरकार के ऊपर दबाव के तौर पर समाज भी एक बहुत बड़ा काम करता है और एक तरीके से रोल प्ले करता है, तो वो चीज़ें भी बेहद महत्वपूर्ण। सबसे पहले आपसे ही आरसी जैन साहब जी, क्या वजह है बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं है स्कूल में? नहीं, देखिए, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखद घटना है, जिसके लिए तो कोई शब्द हमारे पास है ही नहीं। और हमें ये भी लगा कि इससे जो स्कूलों के प्रति एक विश्वास था वो कहीं ना कहीं डिगा है, जिसके वापस लौटाने में हमें बहुत लंबा समय लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक इस घटने की चर्चा है, आप ही के चैनल पर मुझे ध्यान है कि पिछले साल जब इसी स्कूल में बसंत कुंज में घटना घटी थी तो उस समय हमने कहा था कि इसके पीछे आप ध्यान दें कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि इस स्कूल के लिए विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्कूल 130 इसकी ब्रांचें हैं और वो बॉम्बे में रहते हैं, वो इन ब्रांचों पे ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पे इंचार्ज बना रखे जो ध्यान नहीं दे। अभी आपने कल भी देखा होगा सर, ये एक स्कूल ऑफ चेन का इशू नहीं है, ये अलग अलग नाम है। मैं किसी एक का नाम या 2 का या 4 का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड से लेकर लोकल लेवल पे स्कूल्स भी हैं जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसके बाद उनके ऊपर सवाल उठते हैं। ये महज 1 या 2 चेन्स की हम बात नहीं कर सकते, ये व्यवस्था में खामी है, स्वीकारिए इसको। नहीं, मैं इसके देखिए स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि देश से एक बहुत ही होनहार बच्चा हमारे बीच से गया, तो इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है। हम शर्मिंदा भी हैं, हमें अपराध बोध की भावना भी हमारे अंदर इस बात को लेकर के है कि एक भी बच्चा अगर हमारे इस सिस्टम से निकलता है इस प्रकार से तो हमें बहुत दुख होता है और कहीं ना कहीं हमारे पे सवाल भी खड़े होते हैं। पर इसके लिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी भी इस मामले में वो चल रही है खोजबीन, एक छोटा सा आपके माध्यम से जो मैंने अभी तक नहीं कहा, मुझे ये लगता है कि कई प्रकार इस प्रकार की घटनाएं जो पेरेंट्स कहीं उसमें किसी में HR मैनेजर हैं तो कहीं ना कहीं उसको अगर उससे भी देखा जाए कि भी कहीं उसने किसी कर्मचारी को इस तरह से प्रताड़ित करके निकाला हो या कर्मचारी स्कूल के किसी कर्मचारी को इस प्रकार से अपमानित किया हो, तो कई प्रकार इस प्रकार की घटनाएं तब भी जन्म ले लेती हैं, क्योंकि कई बार हम अपने इलाके में ही किसी कर्मचारी को डांट देते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये एक जांच का विषय है, मैं एक पर्टिकुलर जांच के बारे में जो जांच चल रही है आप और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं, उस जांच के लिए हम आप तरीके से अधिकृत भी नहीं है बात करने के लिए, हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन जो समस्या है, मूलभूत समस्या, आप उस पर आइए ना, स्वीकारिए कि हाँ, निजी स्कूलों में इतनी महंगी फीस होने के बावजूद भी इस प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षा में लैप्सेस है, खामियां है, जिसका खामियाजा छोटे छोटे नौनिहाल भुगत रहे हैं। देखिए, फीस के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, ये जरूर है
कि अगर फीस नहीं भी होगी तो उस बच्चे की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। सरकारी स्कूलों में फीस नहीं होती, क्या हम इस प्रकार की घटना घटने देंगे? इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि सुरक्षा के नाम पे भी फीस ली जाती है, उन तमाम इंतजामों को प्रोवाइड करने के लिए फीस ली जाती है, जिसके चलते फीस का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, बावजूद उसके वो काम इंतजाम नहीं होते। ये कमी रही है, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की कमी है, और मैनेजमेंट की कमी है तो उसको उसके लिए सजा भुगतनी भी चाहिए। अब इसी स्कूल में आप देखें खिड़की के शीशे टूटे पड़े हैं, ग्रिल टूटी पड़ी है, तो इससे बड़ी खामी आप बाथरूम में या उसमें लैट्रिन में देख नहीं सकते, टॉयलेट में, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। दीवार टूटी पड़ी है, तो इस प्रकार की कमी को मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में माफ किया जा सकता है। पर बाकी एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि लाखों स्कूल हिंदुस्तान में चलते हैं, एक स्कूल में अगर ऐसी घटना घटती है तो हमें सभी स्कूलों के प्रति इस प्रकार का रवैया नहीं बनाना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से आज भी स्कूल जा रहे हैं, हम वो रवैया नहीं बना रहे, ना वो अपना रहे, बच्चे आज भी स्कूल जा रहे हैं और आप ही लोगों के भरोसे जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी आती है कि आखिर जब एक समस्या उठती है, क्या आप लोग एक संस्था के तौर पे आप लोगों ने क्या आत्मावलोकन किया इस बात को लेकर? क्या वो चीजें की हैं इससे पहले की घटनाओं पे और वर्तमान की घटनाओं के बाद? उसके लिए भी हम बताते हैं। देखिए, इसमें हमने हर ब्रांचों में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और बच्चों के टॉयलेट्स के लिए अधिकतर लेडी माई होती हैं, और दूसरा यह है कि बसों में भी हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बसों में भी आप देखें एक लेडी माई होती है, जो बच्चा जब पहला बच्चा बस में बैठता है जब तक वो उतर नहीं जाता तब तक उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। हर कंपाउंड में कैमरे लगा रखे हैं। अब जो इस प्रकार से किसके दिमाग में कब कोई शैतान हावी हो जाए इसके लिए तो कोई कह नहीं सकता। बाकी जरूर हम पूरा इंतजाम ये करके रखते हैं कि बच्चा कोई भी यहाँ से सुरक्षित आया तो सुरक्षित लौट के जाए। हम उम्मीद और भरोसा यही करते हैं कि के बाद हमारी जिम्मेदारी है, बच्चा एक दफा हमारे स्कूल में आ जाए या हमारी बस में बैठता है तो जब तक वो अपने घर पे सुरक्षित नहीं चला जाता तब तक हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वो हमारी जिम्मेदारी भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक भरोसा जब टूटता है तो अपने आप में उसको पनपने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। अशोक अग्रवाल जी, आपको लगता है कि आप पेशे से एक वकील भी हैं, कानून को भी बेहतरी से समझते हैं, पुलिस की कार्रवाई को भी बेहतरी समझते हैं, इसके अलावा आप ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप अभिभावकों को प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आपको लगता है क्या वो बड़ी कमियां खामियां हैं? क्या वो गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने की जो चीजें हैं, जो एक तरीके से पैटर्न के तरीके से दिल्ली नहीं, एनसीआर नहीं, बल्कि देश भर में स्कूल अपना रहे हैं शिक्षा के व्यवसायीकरण के चलते? देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो समस्या है सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन जो बच्चों की स्कूल से संबंधित, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल में नहीं होती, ये गवर्नमेंट स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है। हमने 20 साल के अंदर देखा है कि बहुत सारे केसेस हुए, जैसे दिल्ली के सोनिया विहार के अंदर स्टैम्पेड हो गया, उसमें 6 लड़कियां बेहोश हो गई और उसको क्योंकि वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग नहीं थी टीचर्स की, तो वो 5-6 डेथ्स हो गई है। ऐसे एक और जगह जो है बच्चे को मारा टीचर ने, तो वो उससे डेथ हो गई। और एक किस्सा और प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल का बताता हूँ जो बहुत इनिशियल था, 20 साल हो गए आज उसको। दिसंबर 1997 के अंदर एक 7 साल का बच्चा महावीर एनक्लेव के एक म्युनिसिपल स्कूल से बाहर निकल आया पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी नहीं था स्कूल के अंदर। और जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो उसको एक 4 पहियों वाले व्हीकल ने हिट किया और वो वहीं स्पॉट पे मर गया। उसके बाद हम लोगों ने एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया और उसमें ये इशू उठाया कि भाई ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1998, आज लगभग 20 साल हो गए, उसमें बहुत डिटेल्ड फैसला दिया और उसमें कहा कि जितनी देर भी एक माइनर बच्चा स्कूल की कस्टडी में रहता है, ये स्कूल की पूरी जिम्मेदारी है उसका केयर करना। और इस केस के अंदर उन्होंने केयर नहीं किया, इसलिए 2 लाख रुपया कॉस्ट उसके ऊपर डाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर कि ये पेरेंट्स को देनी है। साथ में उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर किया। जी अशोक जी, ये जो नियम, कायदे, कानून, गाइडलाइंस, ये तमाम चीजें हैं, अगर आप कागजों को खंगालना शुरू करेंगे, मुझसे बेहतर आपको पता है ये सब चीजें हैं, लेकिन बात समस्या वही आती है कि वो इंप्लीमेंट नहीं होते। क्या वो दिक्कतें पैटर्न के तरीके से आपको देखने को मिल रही हैं स्कूलों में, जो चीजें नहीं अपनाई जा रही, सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि सरकारी स्कूल में क्यों प्रॉब्लम है और प्राइवेट स्कूल में क्यों प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूल में तो देखो प्रॉब्लम इसलिए है कि जो हमारे स्कूल चलाते हैं जो हैं, उनके अपने बच्चे तो पढ़ते नहीं है उसके अंदर हैं? जब उनके अपने बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको खास इंटरेस्ट नहीं है उन बच्चों के अंदर, तो लापरवाही होती है। और जो उनके माता पिता हैं वो दोनों पैसा, रोटी मिल जाए उनको, अपनी लाइवलीहुड मिल जाए, इसलिए उसमें बिजी रहते हैं जी। दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं अपने काम में, लेकिन बहुत मोटी मोटी फीस वो प्राइवेट स्कूल को देते हैं और ये सोच के देते हैं कि वो स्कूल जो है उनकी सारी ये जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करेगा। अब
स्कूल जो है वो पूरी तरीके से उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि किस तरीके से ये जो पेरेंट्स है उनसे मैक्सिमम पैसा निकाला जाए। अब पॉइंट ये आता है कि और वहां पे पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है बिल्कुल जीरो है, मतलब स्कूल को तो स्कूल के अंदर नहीं घुसने देते पेरेंट्स को, तो वहां पे उसकी कोई से नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि इसका एक मंत्रा है प्राइवेट स्कूल का कि भाई अपने जो मैनेजिंग कमेटी होती है प्राइवेट स्कूल की, उसके अंदर 50% जो है ना पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दो। अगर ये पावर शिफ्ट होता है पेरेंट्स के लिए, अभी आप ब्रिटिश स्कूल देख लीजिए, वहां 100% पेरेंट्स स्कूल चलाते हैं जी। अब जब आप नो प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको क्या दिक्कत है कि आप 50% जो है पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दे दो। अगर वो देते हैं ना तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ यही सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं, फीस का मुद्दा है, एडमिशन का मुद्दा है और दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है ये सॉल्व हो सकती है एक इस फार्मूले से। एक ओनरशिप कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देने की जरूरत है और शायद अगर उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो शायद इस प्रकार की जो स्थितियां परिस्थितियां पनपी इसमें कुछ सुधार हो सकता है। प्रोफेसर जे.एस. राजपूत साहब, आपको लगता है क्योंकि आपका दशकों का एक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, क्या वो मौजूदा गाइडलाइंस, क्या वो मौजूदा नियम कायदे कानून है इस वक्त हमारे पास में जो इस बात को माहौल बनाने की कोशिश करता है कि साहब बच्चा आपका सुरक्षित है, जिसका कि अनुपालन स्कूल नहीं करते, चाहे सरकारी हो या निजी की बात हो? देखिए, इन दोनों चीज़ों के बीच में भी एक चीज़ आती है, वो है वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति। हमारे यहाँ कोई नियम बनता है या नई गाइडलाइन जाती है तो वो जिसके लिए भी जाती है कहता है चलो एक और आ गया, इसको भी रख देते हैं, फाइल में रख देते हैं, कर देते हैं, इसके आगे चीज़ नहीं बढ़ पाती है। और ये हमारे उसमें आ गई है, हमारे खून में आ गई है कि हम सर इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ये आपने कहा कि सारे देश के आधार पर हम बातचीत करेंगे, ये बहुत अच्छा है, घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है, लेकिन हमें बात तो सब बच्चों को करनी चाहिए, प्राइवेट स्कूलों को भी करनी चाहिए, सरकारी स्कूलों की भी करनी चाहिए। 2-3 बातें बहुत अच्छी उभर कर आई हैं। जैन साहब ने जो एक पिक्चर बनाई है आप सबके सामने, वो बड़ी अच्छी लग रही है कि सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। देश में ऐसा लोग नहीं मानते। लोगों का ये कहना है कि शिक्षा के निजी क्षेत्र में वे लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं जो केवल लाभांश कमाना चाहते हैं, जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं। कोई बिल्डर होता है, कोई लिकर माफिया होता है, किसके पास पैसे ब्लैक मनी से आते हैं, स्कूल खोल देते हैं। 1, 2, 4, 10, 20, 50 कहाँ से आ जाता है ये, क्यों हो जाता है? हमारे देश में तो स्कूल खोलने वालों में कुछ नाम सोचिए जो शिक्षा संस्थाएं खोली। महात्मा फूले ने काम किया, अंबेडकर जी ने कॉलेज खोले, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं, सर सैयद अहमद खान ने खोला। ये देश परंपरा में चल रहा था। 1960-65 तक इस देश का सरकारी स्कूल सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। वहाँ का अध्यापक ये मानता था और मैंने वो देखा है कि मैं देश के भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ, मुझे मौका मिला है हजारों का जीवन संवारने का। तो व्यापार जोड़ने के साथ ही समस्या पैदा हुई है। वो चीज जब खत्म हुई धीरे धीरे, उसका कारण देखिए, बड़े स्तर पर ये लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम वाले मूल्य और वो पीढ़ी पीछे हटी, नई पीढ़ी आई और उसने देखा कि सत्ता से क्या क्या मिल सकता है, मूल्यों का चरण होता गया और उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। आज जब बड़ी सुधार की बात हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल शिक्षा में गाइडलाइन देकर के सुधार नहीं कर सकते। केवल स्कूलों के नियम बनाकर आवश्यक है, नेसेसरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। उससे नहीं होगा जब तक आप अध्यापक की नियुक्ति के समय, उसकी ट्रेनिंग के समय ध्यान नहीं देंगे, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग नहीं करेंगे, ये वाकई में अध्यापक होने लायक है या नहीं है, या ये मजबूरी में आ रहा है। मैं 11 साल तक एक बड़े रीजनल इंस्टीट्यूट का प्राचार्य था। उस संस्था में, भोपाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, एक डिमॉन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल, सीबीएसई का स्कूल भी था। मैं इन सब चीज़ों को देख चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उस समय थी कि जब लोग एडमिशन को आते थे तो मैं उनसे एक बात कहता था, ये व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ लेकिन आपके संदर्भ की है। मैं कहता था, अब आप अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ के जा रहे हैं, मुझे माता और पिता दोनों के अधिकार चाहिए और उनका कर्तव्य भी चाहिए, वो कर्तव्य मैं निभाऊंगा। और ये भावना मेरे अंदर मेरे अध्यापकों ने भरी थी कि अगर आप इस पद पर हैं तो अपने को इसके लायक सिद्ध कीजिए। हर प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी घटनाओं के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी ले। आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, स्कूल पुलिस को समय से सूचना नहीं देते, ऐसे कई घटनाएं हुई। तो प्रश्न ये है कि आप जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक सही व्यक्ति का चयन नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं मानेंगे कि हर एक स्कूल में एक रेगुलर प्रिंसिपल होना चाहिए, एडहॉक प्रिंसिपल से काम नहीं चलता। तो सर वो चेक एंड बैलेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। वो चेक एंड बैलेंसेस हो सकते हैं, बदलते दौर में आ गई है तो हमें उसके नए प्रकार के सॉल्यूशन भी खोजने पड़ेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पर।
इतने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्कूल चलाए, श्री अरविंदो ने शिक्षा पर कहा, गांधी जी ने कहा। गांधी जी का एक वाक्य है जो मैं अपने अध्यापकों को, जब मेरा इंस्टीट्यूट था, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, बीएड एमएड पीएचडी हम कराते थे भोपाल में, तो मैं सबसे पहले कहता था जब बच्चे आते थे बीएड करने, सब बड़ी उम्र के होते थे, एक वाक्य बोलता था, आपको सुना रहा हूं। गांधी जी ने लिखा है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अगर तुम अपने जीवन में किसी एक का जीवन बचा सकते हो या संवार सकते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अध्यापक तो हजारों का जीवन बचाता है, हजारों का जीवन बनाता है, देश के भविष्य का निर्माण करता है। वहां पर तो वही व्यक्ति आना चाहिए जो इसके लायक हो। उसी में से जब कोई इतना योग्य हो तो उसे आप प्राचार्य बनाइए। मैं अग्रवाल जी को कहना चाहता हूं कि मेरे देश में शिक्षा का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट ऑफ सरकारी स्कूल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, बोथ हैव फेल्ड एंड फेल्ड मिजरेबली। मैंने जापान में शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। दुनिया में 1960-55 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर कोई देश सबसे अधिक ध्वस्त था, अपमानित था और सबसे ज्यादा जिसको नीचे गिराया गया था, वो कौन था? जापान। और जापान का उस समय जो माल आता था, कोई चीज बनी आती थी तो जो सबसे खराब मानी जाती, ये जापानी माल है, एक तरह का वो शब्द। आज सबसे ऊंचा कौन है? जापान है। मैंने उनके स्कूलों में ये बात आई। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि कैसे समाज के स्तर पर उन मूल्यों को स्थापित करना पड़ेगा, लेकिन क्या हम उसको इंतजार तक बैठे रहेंगे तब जबकि हमारे सामाजिक मूल्यों को हम एक तरीके से आत्मसात ना कर ले? हम बिल्कुल बैठे नहीं रहेंगे। मैंने पहले दिन ही इस घटना के बाद मेरा सुझाव था कि इस स्कूल को तुरंत हरियाणा सरकार को टेक ओवर करना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है, आज भी है, सीबीएसई या आईसीएसई जो संस्था है, इनको अगले साल कोई नया स्कूल अपने साथ एफिलिएट नहीं लेना चाहिए। क्या करना है? अब जो स्कूल है उनको ठीक करो, उनके प्रिंसिपल ठीक है या नहीं, वहाँ सारी चीजें हो रही नहीं, उसके लिए समितियां बनाइए, जाइए और जहां पर आपको कमी लगे उनकी रिकॉग्निशन खत्म कीजिए। अगर हरियाणा सरकार ने इस स्कूल का टेक ओवर कर लिया होता तो देश में इतना बड़ा मैसेज आता कि मैं आपको बता रहा हूं 50% स्कूलों ने अपनी चीजें ठीक कर ली। सख्त संदेश देने की जरूरत की आप बात कर रहे हैं। चरण भी रोकना है, आपको इमीडिएट एक्शन भी लेना है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी है। बिल्कुल, एक सख्त संदेश देने की जरूरत है। डॉक्टर राजेश स्कूल और सरकारी हो जाता। मैं आऊंगा आपके पास में दोबारा। डॉक्टर राजेश सागर, क्योंकि आप एक मनोचिकित्सक के तरीके से बातों को समझते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को देखते हैं, क्या वो एक चीज है जो हमारे समाज में इस प्रकार से व्याप्त है जो इतने छोटे से मासूम बच्चे को निर्मम हत्या करने के लिए किसी को प्रेरित करती है? क्या वो मनोदशा है, क्या वो चीज है जिससे समाज को बचने की जरूरत है और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं? हमारे बीच में है। नहीं, सही कहा। इससे पहले जरूरी है समझना कि जो स्कूल है, अगर हम मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर घर के अलावा कोई जगह है जहां बच्चा सबसे ज्यादा रहता है, वो स्कूल है जी। हम ये समझते हैं कि स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए जाता है, शिक्षा लेता है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स और वो कैसे जीवन में आगे चलेगा और उसके सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं, तो स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है उसको हम, और ये देखा गया है कि उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमें इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, कि स्कूल की जो इम्पोर्टेंस है, और ख़ासकर जो यंग बच्चे जो पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, आई थिंक उसको समझना किसी भी ये देखा गया है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए इन बच्चों का विकास और ये स्कूल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी जो बात है जो जरूर हम कहना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है ये, इसमें शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उस पर क्या गुजर रही होगी जो है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। इसलिए मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि एक पॉजिटिव तरीके से नहीं, एक घटना है ये और हम सब मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, और एक डर का जो माहौल बना हुआ है हमें उससे बाहर निकालना होगा। मतलब मौजूदा वक्त में जो बच्चे उस स्कूल के हैं, उसके अलावा अन्य जो खबरें पढ़ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी मेरी चर्चा हुई है बच्चों से, वो परेशान है, मतलब मेरा भी छोटा बेटा है, तो कहने का मतलब है क्योंकि इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम वो सिर्फ एक इंसिडेंट को सोच रहे हैं। हमें देखना है कि बाकी बच्चों की जो मानसिकता है उसको भी समझें और उसको भी एक सपोर्ट करें और देखें कि हमें उसमें क्या करना है। जहां तक आपने बताया कि ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या हो गया है कि आप देखिए समाज में आप
देखें ओवर द इयर्स जो एग्रेशन, वायलेंस हम जो आसपास जो देखते हैं वही एक प्रतीक है। असल में आप देखें कि चाहे आप एक न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, चाहे आप कोई भी चीज़ देख लें आसपास, तो इवन आप जैसे फिल्में देख लें आप, और तो आप देखें कि वायलेंस का रोल बहुत ज़्यादा है। और एक और मैं उदाहरण दूंगा, जैसे मैं कहता हूं कि अगर किसी लड़के को कहा जाए, छोटा लड़का है, कि कौन सा गेम आप पसंद करोगे, तो वायलेंस वाला गेम पसंद करता है, क्योंकि जिसमें बंदूक हो और ये समाज का सच है आप जो बात कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है हमें इसको बुनियादी रूप से सोचना होगा कि ये जो वायलेंस है। और एक और चीज बताना जरूरी है कि कहीं पे अगर पेरेंट्स भी हैं वो कहीं कहीं प्रोत्साहन करते हैं, जैसे बच्चा है अगर पिट के आगे, नहीं तुमने क्यों नहीं मारा उसको, तुमने क्यों नहीं, उसे कहते हैं बुद्धू है अगर इसने ऐसा नहीं किया तो कहने का मतलब है कि जो दायित्व है वो सबका है, सिर्फ टीचर्स का नहीं है, पेरेंट्स का भी है, जितने भी हम सब समाज में जो भी व्यक्ति हैं, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका ही फर्ज है इस चीज को कि कैसे इसको बदलें। सर मुझे ब्रेक लेना, लेकिन जल्दी से एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बात स्कूल की हो रही है। क्या वो चीजें, क्या वो एक दौर आ गया, क्या वो वक्त आ गया जब कोई स्कूल टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट करने जा रहा है, क्या आप जैसे एक्सपर्ट्स को भी साथ लेके बैठे, उनका एनालिसिस करें कि हाँ क्या इस प्रकार के व्यक्ति में इस प्रकार की चीजें संभावित तौर पर नजर आ रही हैं या नहीं हो सकती हैं? क्या इसकी भी जरूरत महसूस हो रही है आज? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से सोचना होगा, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो बच्चे को हैंडल करते हैं, देखिए जो बच्चे हैं, अक्सर हम ये सोचते हैं ना, बच्चों की जगह कहीं गए उसकी टिकट हाफ टिकट है, तो कहने का बच्चे इज नॉट मिनिएचर अडल्ट्स, क्योंकि मानसिक रूप से बताएं, हम सोचते हैं, हमारे अंदर ये धारणा है बच्चे मतलब आधे मतलब अडल्ट है, ऐसा नहीं है। बच्चे की क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है, उनकी जरूरतें, उनकी नीड्स। तो अगर कहीं पे भी आप, जैसे आपने सवाल पूछा, रिक्रूटमेंट है, स्कूल में है, तो ये जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, और ये गाइडलाइंस भी बनी हुई है, मैं भी उसका हिस्सा था, दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की गाइडलाइन, चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज की वो जो गाइडलाइंस हैं, 170 पेज का वो डॉक्यूमेंट है। उसका जो पहला चैप्टर रिक्रूटमेंट पे ही है कि हमें स्कूल में रिक्रूटमेंट कैसे करना है, क्या करना है, और भी इसमें 15 चैप्टर हैं जो कि हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन शायद वो चीजें जो गाइडलाइंस बनी गई वो महज कागजों में ही दर्ज ना रहे, कागजों से बाहर निकले, स्कूल उनको पढ़ें, समझें और उनको जमीन पर उतारने की भी कोशिश करें, तब शायद एक तरीके से स्कूल जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन की बात करते हैं बेहतरी से कर पाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे हमारे साथ जो तमाम ऑडियंस मौजूद है उनके सवाल क्या है, उनके सुझाव क्या है, उनकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। शेर 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 आया, शेर 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 शेर। शेर सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। और पूछे क्यों? क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मीरा का नाम आया और आज पुराने घर के साथ मेरी फोटो भी खिंच गई। अब हमारा भी पक्का घर होगा। योजना में लाभार्थियों के चयन का आधार है सामाजिक आर्थिक जनगणना साल 2011 की सूची। ग्राम सभा की मीटिंग में गांव वालों ने ही तय किया कि पात्र लाभार्थियों में घर की ज्यादा जरूरत किसे है। जो ज्यादा जरूरतमंद उसका नंबर पहले। इसी क्रम में तैयार हुई वर्ष 2022 तक की प्रतीक्षा सूची। इसलिए किसी के बहकावे में मत आना। एक सर्किट हाउस, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए?
बेटा दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। खुले में शौच गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में। हम बात कर रहे हैं कि आज के समय में स्कूलों में कितने सुरक्षित हैं हमारे बच्चे, क्योंकि गाहे बगाहे आए दिन कोई ना कोई इस प्रकार की घटना होती नजर आती है हमारे बीच, समाज के बीच में से, कि स्कूलों के जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो सवालों के घेरे में नजर आते हैं। हमने साथ तमाम जो पैनल मौजूद है उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा अब हम जानेंगे हमारे साथ जो मौजूद है जनता की, उनके मन में क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ चीजें। कौन पूछेगा सवाल? हाथ उठाइए, माइक आता है आपके पास में जी, इधर दीजिए माइक पीछे। जो रेयान इंटरनेशनल का मामला हुआ, उसके उस तरीके से मामले गांव स्तर पे और छोटे शहरों पे भी बहुत ज़्यादा तौर पे व्याप्त हैं। बसों को लेकर के बच्चे ठूस के जाते हैं। इन सब मसलों पे कभी भी कोई भी संस्था या ध्यान नहीं देती। दूसरी बात कि जब कोई भी बच्चा स्कूल के लिए छोड़ा जाता है, पेरेंट्स बहुत भरोसा करके भेजता है, जैसे कि अभी ये चर्चा, लेकिन इस भरोसे का कत्ल कब तक होता रहेगा ये, और आगे इसके उपाय और इसको कब तक लागू किया जाएगा, इस मसले पे मेरा सवाल। ठीक है, कुछ और सवाल इधर से पूछिए, उसके बाद फिर जवाब लेते हैं जी। सवाल ये है कि अभी ये जो घटना हुई रेयान पब्लिक स्कूल में, इससे पहले ही इसी हफ्ते के बीच में 2 घटनाएं मुजफ्फरनगर में हुई और हरदोई में हुई। एक ये गवर्नमेंट स्कूल की घटनाएं थी जहां एक बच्चा खेलते हुए बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। तो इस 2 घटनाओं को लेकर भी माँ बाप के मन में एक डर है कि हमारा बच्चा जब स्कूल में जा रहा तो क्या वो स्कूल में जाने के बावजूद भी सुरक्षित है, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए कमा रहे हैं और वो लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद, अगर हम फ्री की शिक्षा ले तो सरकारी स्कूलों को मैं बताया भी और प्राइवेट स्कूल में भी ये घटनाएं होती है निरंतर, तो माँ बाप कैसे विश्वास करेंगे? जैसा आपको लगता है कि मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में जिस प्रकार के इंतजामात होने की बात कागजों में दर्ज होती, क्या वो वास्तविकता में हमारे स्कूलों में है? क्योंकि जो अभी इस मामले या अन्य पहले मामले में देखने को मिला, कई बार चीजें नाकाफी रही हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक है हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपका बच्चा जब हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। एक घटना ऐसी घट गई, उसमें भी आप देखें मैं वही बता रहा हूँ। स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पूरे डॉक्टर भी होते हैं और पूरा एक रूम इस प्रकार का होता है, पर चूंकि इस प्रकार का जो ये घटना घटी है इसमें तो आप देखें मात्र 5 या 7 मिनट के अंदर ही बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि वो जिस प्रकार के निजाम ऐसी घटना के लिए चाहिए वो तो नहीं होते हैं। पर जैसे बच्चे के पेट में दर्द है, कोई ऐसी एकदम घटना होती है, एकदम जो मेडिकल फर्स्ट एड दी जाती है उसके लिए होते हैं, पर ऐसी घटना के लिए स्कूल ने कहीं लापरवाही नहीं बरती, वो तुरंत उस बच्चे को लेकर के और हॉस्पिटल पहुंच गए और ये 5 या 7 मिनट के अंदर। तो एक संक्षेप जी। इस केस में तो रेयान वाले में तो उनके पास कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं था, और आपको बताएं हमारी जो डीसी पीसीआर ने पूरा इसका वो बनाया था, प्रोटोकॉल बनाया था जी, और उसके बाद हमने हाईकोर्ट में भी ये मुद्दा उठाया था। हाईकोर्ट ने कहा था, क्योंकि हमारी जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 38 के अंदर प्रोविजन है कि हर एक स्कूल के अंदर इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जी, लेकिन वो आज तक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लागू नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये सच है, क्योंकि इस प्रकार की कमियां देखने को मिलती। कुछ और सवाल पूछे इधर से जी। जिस तरह से अभी इस तरह हाल ही में घटनाएं हुई हैं, अब उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो जैसे अभी वहाँ पे कंडक्टर ने वहाँ उसके साथ गलत व्यवहार किया, ये सब समस्याएं तो होती रहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के लिए, वो वहाँ के जो अध्यापक होते हैं जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, शारीरिक दंड देते हैं। मैं एक इलाहाबाद की घटना बताऊंगा। सेंट जोसेफ कॉलेज जी, सेंट जोसेफ कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल ने एक बच्चे को डंडे से मारा और उसकी आंख की रोशनी चली गई। तो कहीं ना कहीं वहाँ के अध्यापक भी जो है काफी कड़े तरीके से वहाँ पर कार्रवाई करते हैं छात्रों पर, तो ये कहाँ तक हितकर है? कुछ और सवाल पूछिए। आज पूरे देश में हर वो माँ बाप चिंतित है जिसका बच्चा स्कूल जाता है,
तो इसके लिए उन्हें होना चाहिए, आज हमारे देश में अभी बताया कि जो भी स्कूल हैं वो शिक्षा का केंद्र ना होकर एक व्यवसाय का केंद्र बने हुए हैं, जो खासतौर पर प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अपने बच्चे को एडमिशन कराने से पहले हर माँ बाप को उसका सही से जांच करनी चाहिए, उसके बारे में देख लेना चाहिए सुविधाएं व्यवस्थाएं जो हैं कि आगे, ताकि हमारे बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो। तो सोच समझकर सारी चीजों का विश्लेषण करके, एनालिसिस करके ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। ठीक है, कुछ और सवाल इधर पीछे से, हाँ बगल में पूछिए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर चौथा बच्चा जो होता है वो अवसाद का शिकार होता है। तो स्कूलों को इस पे ध्यान देना चाहिए और हर स्कूल में एक काउंसलर अपॉइंट होना चाहिए जो बच्चों की मनोदशा का समझ सके और समय पे उसका निदान कर सके, ताकि बच्चे भविष्य में सुरक्षित रह सकें। जी डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये जो बात कह रहे हैं, अगर आंकड़ों में हर चौथा बच्चा हो, तीसरा हो, दूसरा हो, कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं, कैसे इस प्रकार की चीजों को एड्रेस करने की जरूरत, क्योंकि कागजों में तो दर्ज है होना चाहिए काउंसलर, लेकिन वो शायद कई बार होता नहीं, कैसे निपटा जाए? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा कि देखिए ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो मानसिक समस्या है, मैं तो कहता हूँ मानसिक रोग हैं, वो काफ़ी तादाद में है। मतलब अगर 1/4 कहिए या एक बच्चा 5 में से एक बच्चे को प्रॉब्लम है, और इवन जो हम देखें, और ये भी बताना इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है, चूँकि डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, कि हमारे देश में जो सुसाइड है यंग बच्चों में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। यंग बच्चों में अगर मैं कहता हूं 15 से लेके 29 साल या 15 से 24 साल में इसका जो डेथ्स हैं बिकॉज ऑफ डेथ, और ये बहुत चिंता का विषय है, जो कि इसीलिए हम ये कहते हैं मानसिक जितने भी एक्सपर्ट हैं कि भाई हमें लार्जर दृष्टिकोण से सोचना है, हमें ये सोचना है कि जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाए। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जैसे ब्लू वेल और ये सब जो चीजें हो रही, ये एक घटना है आई चली जाए, लेकिन हमें एड्रेस करना है उनका जो मानसिक स्थिति है, जो एड्रेस है के तरीके से है, हमको समझना पड़ेगा एज ए लार्जर वे। चाहे हम काउंसलर ले, हालांकि प्राइवेट स्कूल में काउंसलर हैं लेकिन वो काम करते हैं, लेकिन उसको और सक्रिय बनाना है और इंटीग्रेट करना है, मैकेनिज्म को और बेहतरी से लागू करना होगा। तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इधर माइक दीजिए, पूछिए सवाल। कोई भी स्कूल जब ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है कोई, तो फिर उससे पहले एक फॉर्म पे साइन कराया जाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका बच्चा हमारे साथ जा रहा है। तो फिर पेरेंट्स तो उनके साथ जाते नहीं, तो वो पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपने बच्चे की कि वहाँ पे वो सेफ रहेगा? ये इस प्रकार का फॉर्म साइन कराना गलत है। नहीं, गलती नहीं है, वो वायर्ड है कानून के अंदर ना, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उससे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट लेकिन सर सवाल ये उठता है कि नहीं, बात सवाल की जहनियत का उठता है कि साहब आपके बच्चे को हम ले भी जा रहे हैं, लेकिन हम उसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है, पैसा भी हम आपसे ही लेंगे, बच्चा भी हम आपका ही ले जाएंगे, उसमें से उसको घुमाने भी ले जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी हम लेने को तैयार नहीं। जो इस प्रकार से करता है ना, उसको ये नहीं पता कि इससे आपको उससे उस अपराध से बच नहीं सकता। अगर कल को कोई घटना घटती है तो आपने अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा किया, पर आप उससे बच नहीं सकते अगर बच्चे के साथ कुछ होता है तो गलत है। लेकिन ये उस मानसिकता का परिचायक है कि आप कैसे जिम्मेदारियों से बचने के लिए अग्रसर नजर आते हैं। कुछ और सवाल पूछिए। हम अध्यापक के लिए बोलते हैं, लेकिन आजकल जैसे राजपूत सर जी ने कहा कि बच्चों की मानसिक रूप से वो तनाव में है, तो उस तनाव का कारण कहीं ना कहीं पे हम उनके जो माँ बाप है उनका भी बहुत बड़ा एक हाथ होता है। एक क्वालिटी टाइम जिसको हम बोलते हैं कि माता पिता साथ बैठ के बच्चों से चर्चा करें कि आजकल क्या हो रहा है या क्या उनकी परिस्थिति है, या उनसे प्यार से बात करें, तो काफी कुछ चीजें तभी सुलझ सकती हैं। इससे मतलब वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे तब। जी कुछ पीछे कुछ सवाल सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। सर कह रहे थे कि हमने एक 170 पेज का कोई बुकलेट बनाया है कि हाउ टू काउंसलिंग को लेके या प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए उसको लेकर। बट उसमें सर बोल रहे थे कि हमें टीचर का काउंसलिंग करना चाहिए कि वो कैसे आपके स्कूल में अपॉइंट होना है। मेरा ये सुझाव है कि आपको पूरी संस्था का ही कैसे उसमें चतुर्थ श्रेणी के आ रहे हैं, कैसे उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग कैसे हैं, कैसे प्रिंसिपल्स हैं, कैसे उसके टीचर्स हैं, उन सबका ही उनका रिक्रूटमेंट की एक गाइडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, माइक पीछे दिए। जैन साहब, एक जो सवाल है उसका मूल ये है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, खासतौर से अगर आप कई बार चीज़ों सर्विसेज के लिए आप लोग आउटसोर्स करते हैं, आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरा आउटसोर्स कर लिया, आप एक बंदे को जान रहे हैं, लेकिन उसने बाकी बस ड्राइवर कंडक्टर्स को कैसे हायर किया वो आपको पता नहीं, क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ आपको पता नहीं, क्या वो उनकी एजुकेशन है आपको पता नहीं, क्या उनको सेंसिटाइज किया गया इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं। ये जो एक व्यवस्था एक तरीके से पनपती जा रही है खासतौर से निजी स्कूलों में लेके, उसको आप लोग कैसे रोकने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके प्रेमिसेस के बाहर में बस बच्चों के साथ हो क्या रहा है। देखिए, जो प्राइवेट एजेंसी हायर की जाती है
ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो अपने यहाँ किसी कर्मचारी को रखे तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराए। स्कूल की जिम्मेदारी क्या बनती है उस एजेंसी? क्योंकि हम उस कंपनी के ऊपर विश्वास करते हैं और कंपनी को लाइसेंस वगैरह तभी मिलता है जब वो इस प्रकार से करती है। जहां तक बात है, देखिए 2-3 बात यहाँ विशेष तौर से कि एक तो न्यूक्लियर फैमिली हमारी होने से। सर मैं आप न्यूक्लियर फैमिली वाले सवाल में उधर से लूंगा, मैं आपसे इस पे जवाब चाह रहा हूँ स्कूल वाले। वो बताइए कि आपने अगर एजेंसी के ऊपर थोप दिया कि साहब उसकी जिम्मेदारी, लेकिन आपने भी तो उसको ठेका दिया है, आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, जब किसी कर्मचारी को रखते हैं तो उसके बारे में पूरी छानबीन करते हैं, भाई जिस कर्मचारी को आपने रखा है, जिस कर्मचारी को आपने रखा है, क्या उसका आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराया नहीं कराया। अगर हम अपने यहाँ रखते, जो हमारा स्टाफ होता है उसका तो हम लोग कराते हैं, पर जो गार्ड रखा जाता है या कोई सफाई कर्मचारी का आजकल ठेके पे दे दिया जाता है सफाई का काम, तो उसके मामले में भी उससे पूछा जाता है, भाई आप जो ये कह रहे हैं उसका जो गाइडलाइंस आपको रखने की कर्मचारी रखेंगे उसने फॉलो किया है या नहीं किया। वो ये कहता है जी हमने पूरा किया है। अगर ऐसी स्थिति में कोई कर्मचारी ऐसा वो रख लेता है जिसको नहीं करता, तो मैं समझता हूँ जितना वो जिम्मेदार है हम भी उसके पूरे जिम्मेदार है, हमें भी अपनी करानी चाहिए। अगर हम आपको ऐसा लगता है, आप दबी ज़बान से मान रहे कि हाँ इस मामले में थोड़ी खामी है। कुछ और सवाल जी। सरकारी विद्यालयों में जितने भी कार्यक्रम होते हैं या जो भी दिखाया जाता है, उसमें जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, गार्ड होते हैं, जो लोग वो क्या करते हैं शाम के टाइम, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, 12 साल सरकारी स्कूल में ही रहा हूँ, वो वहाँ पे बिठा के मदिरा का पालन करवाते हैं। खाना जो आता है इतना खच्चर खाना आता है कि कुछ कहने की बात नहीं है। खाना किसे पिछले अभी हाल ही में कुछ बीमार अस्वस्थ भी रहे हैं लोग। तो ये शिक्षा का महत्व रह गया, मदिरा का पालन कराना स्कूल में। और शिक्षा के मामले में जो सुरक्षा या सुरक्षित होने का पाठ पढ़ाया करते थे, वही अब आगे माइक पास कीजिए। जी पूछिए सवाल। हम किसी एक घटना से सबक क्यों नहीं ले पाते हैं? ये जो घटना इसके पहले 1 महीने पहले हुई जीडी गोयनका में, उसके 1 साल पहले फिर यही घटना हुई थी। तो इनसे हम किसी एक घटना से अगर सबक लेकर कोई सख्त कदम उठाते हैं तो आज प्रद्युमन का जान नहीं गया होता। बिल्कुल ठीक बात है। आगे दीजिए माइक। हम क्यों नहीं सीख पाते हैं घटनाओं से, हम इंतजार क्यों करते हैं कुछ और घटनाओं? एक और बात है कि जैसा सर ने कहा कि हर स्कूल में कैमरा लगा हुआ है और बसों में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन क्या हम इसकी जांच करते हैं कि उन कैमरों में से कितने कैमरा जो है वो काम कर रहे हैं और उन कैमरों के लिए कंट्रोल लगा देना पर्याप्त नहीं? माइक आगे पास कीजिए, वक्त जल्दी से निकलना, कुछ और सवाल लेते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे सरकारी संस्थानों में सुधार के लिए हम लोग उनका निजीकरण कर देते हैं, है ना, तो निजी विद्यालयों को भी मतलब जो सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं करते, क्यों ना उनका भी सरकार द्वारा ओवरटेक कर लिया जाए? सर ठीक है, आगे दीजिए माइक। पूछते हैं इस व्यवस्था में किस प्रकार की चीजों का बदलाव हो सकता है। पूछिए सवाल। सर मुझे ये पूछना है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो गवर्नमेंट स्कूल में हो, वो FIR करने से क्यों कतराते हैं स्कूल वाले? FIR करने से क्यों कतराते हैं? जी माइक पास कीजिए, फिर आप तमाम सवालों का जवाब। सर मेरा सवाल सर से है। सर आपने अभी कहा था कि जो आप सुझाव दे रहे थे कि नए स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए CBSE को, तो वो पुराने स्कूल जो हैं उसमें मतलब सुधार करना चाहिए। तो आपने जो समिति और टीम बनती है इंस्पेक्शन के लिए, तो मैंने ऐसे टीचर 6 महीने पढ़ाया कि स्कूल में, तो वहाँ पर इंस्पेक्शन पर एक टीम आई थी जिसका काम था कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितना भी वहाँ पर जो सहूलियत दी जानी है वो ठीक नहीं है, तो उसके बारे में उसको रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो वो गई टीम आई और वहाँ पे रिपोर्ट उन्होंने देखा स्कूल का हाल, और वो आपसी प्रिंसिपल सर के रूम में जाकर चली गई और बैठ गई। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर वो स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब थी, टॉयलेट वगैरह की, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या कदम उठा जाए? खाना पूर्ति सी नजर आती है इस प्रकार की व्यवस्था में। आपका मूल सवाल इधर, जल्दी से दीजिए माइक। आगे कुछ और सवाल? जी इधर दीजिए। हाँ मेरा सवाल ये है कि आज अखबारों में टीवी के माध्यम से मतलब विज्ञापन के द्वारा अभिभावकों को ये मतलब वो दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट कि स्कूल हमारा बहुत अच्छा है। तो जो स्कूल जो पेरेंट्स एक्चुअल में चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, क्या वो सच में वैसा है या वैसा बन पाएगा? मैं जवाब लूँ उससे पहले कोई और सवाल जल्दी से पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो रियान पब्लिक स्कूल में जो केस हुआ है, इसमें एक जो अपराधी है उसने जो अपराध किया है, उस अपराध को करने के बाद वो अपना वही काम करने लग जाता है जो डेली वेज में करता है। तो अगर उस व्यक्ति को कोई अपराध करते हुए नहीं देखता तो शायद वो व्यक्ति सेफ हो जाता। तो आगे फ्यूचर में आने वाले जो ऐसा उनके माइंड में चल रहा है कि वो ऐसा करें, बिल्कुल हाँ, ऐसा अपराध करके बच जाने वाले व्यक्ति को मौका मिलता है, वो आगे फिर से अपराध करे। जल्दी से कोई और सवाल? जैसे वैन ड्राइवर्स हैं, वैन में हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे के ऊपर एक ठूसे हुए होते हैं। जैसे चिकन्स को ले जाते हैं ना स्लॉटरिंग के लिए, वैसे लगता है कि बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके हिसाब से ही बच्चे उसमें वैन में होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी कोई और सवाल? जी पूछिए। सर मेरा एक सजेशन है कि हम एजुकेशन सिस्टम हैज पुट ऑल द लाइबिलिटी ऑन द स्कूल्स और द टीचर्स और देयर डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, लाइक मेंबर्स ऑफ इट,
But why can't education system takes the responsibility and look into the matter really carefully and very vigilantly, which is just now my friend has addressed that वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। हमारे मैनेजमेंट के साथ बैठकर वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसकी सही रिपोर्ट प्रेजेंट करना डिपार्टमेंट को। तो वो कहीं ना कहीं उस हद तक भी हमें शायद कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के अधिकारियों को। बिल्कुल, डिपार्टमेंट के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, तमाम स्तरों पे इस मुहिम को चलाने की जरूरत है, क्योंकि समाधान खोजना बेहद जरूरी है, क्योंकि मामला हमारे देश के छोटे छोटे नौनिहालों से जुड़ा हुआ है, जो तमाम अभिभावकों के जो दिल के जो छोटे से बच्चे हैं वो उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो जाहिर सी बात है तमाम सवाल समाज की तरफ से उठे हैं, सुझाव भी निकल के अपने मेहमानों से, खास मेहमानों से जानेंगे आखिर इस पर क्या तरीका हो सकता है आगे बढ़ने का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से जानेंगे तमाम सुझाव को। शेर 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 आया, शेर 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 सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। प्रकाश कह रहा था पक्का घर बनाने के लिए सरकारी सहायता दिला देगा, बस कुछ सेवा करनी होगी। तुमने क्या कहा? ठेंगा दिखा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी को अब सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की लिस्ट से चुना जाता है, और ग्राम सभा में हम गांव वालों ने ही तो तय किया है कि पात्र लाभार्थियों में सबसे जरूरतमंद कौन है। इसी आधार और क्रम से तैयार हो रही है साल 2022 तक की प्रतीक्षा सूची। इसलिए किसी की बातों में मत आना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। शेर 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 आया, शेर 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 सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। दीदी, ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। शेर 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 आया, शेर 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 सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा।
और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि कितने सुरक्षित हैं हमारे स्कूल बच्चों के लिए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी कोई घटनाएं होती हैं और स्कूलों की सुरक्षा के इंतजाम सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तमाम सवाल उठे हैं हमारे मेहमानों की ओर से, जो ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है उनका अब हम बारी बारी से कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से जानने के लिए। डॉक्टर सागर, आपको लगता है कि जो तमाम प्रकार की बातें उठी हैं, चतुर्थ क्लास कर्मचारी जो है उसको ही लेके एक तरीके से सवाल उठना, कई लोगों ने इस बात को कहा, क्या वो तरीका अपना सकते हैं? क्या वो समाज के स्तर पर कोशिश हो सकती है, सरकार के स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर, कि ये समस्या अब आगे ना होने पाए? ये जो घटना हो गई ये अंतिम है हमारे लिए। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और मैं ज़रूर एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि शिक्षित होना जरूरी नहीं, उसको मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति क्राइम करेगा। देखिए, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। शिक्षित व्यक्ति भी क्राइम कर सकता है और अशिक्षित व्यक्ति भी ठीक हो सकता है। पहले इसको करेक्शन बहुत जरूरी है। इसका मतलब यही नहीं कि हर कोई 4th क्लास एम्प्लॉय है या जो व्यक्ति वो क्राइम ही करता है, ये सोच हमें नहीं रखनी है। शिक्षक का होना अलग चीज़ है और वो अलग है, मतलब उनको ट्रेन करना है, वो अलग चीज़ है। देखिए, जहाँ तक आपने बात कही कि 4th क्लास एम्प्लॉय है, देखिए स्कूल को एज ए यूनिट लिया जाता है। कहने का मतलब है उसमें टीचर्स हैं, स्टाफ है, बाकी लोग जो काम करने हैं, इवन गार्ड्स हैं, वो सब उसके अंदर आते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हमने चर्चा की जो गाइडलाइन बनी है, उसमें सबका प्रावधान है कि सभी को इन्वॉल्व करना है। इवन कंडक्टर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं उससे भी रिलेटेड जो है अब्यूज होता है। तो कहने का मतलब है अगर हम ट्रेनिंग दें, तो अगर हमें अवेयरनेस क्रिएट करानी है तो नॉट ओनली टीचर्स बट उसके अलावा सभी को करनी होंगी और पूरे सिस्टम में देखना होगा कि क्या क्या चेंजेस हैं और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। जी, एक सुझाव के तौर पे तमाम चीजें निकल के आ रही हैं कि जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसमें अगर महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि ये कोई समाधान नहीं है। बेसिकली अपनी सोच को हमें बदलना होगा। अगर से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बैंड है, मतलब इट इज अ क्राइम जैसे और होता है और हम ये सोचते हैं, लेकिन इस चीज को इसको खत्म करना होगा। क्योंकि अगर ये सोचें कि हम जो है और लेडीज टीचर हों, क्योंकि सोच को बदलना ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि अगर जेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी उतना ही योगदान दे सकते हैं। और लेकिन इसमें जो रोल है, वो जो हर किसी का रोल है, आई थिंक टीचर का, पेरेंट्स का, स्कूल अथॉरिटी का, और ये सारी चर्चा हो चुकी है। उसके सबको अपने रोल को अदा करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी पेरेंट टीचर मिलकर एक समाधान निकल पाएगा। सर, एंगर, एग्रेशन मैनेजमेंट और ये सब चूंकि हम खुद करते हैं, टीचर्स को जाके सब पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें करनी होंगी और स्कूल लेवल पे ही करनी होंगी और सभी को बताना। अशोक अग्रवाल जी, चूंकि आप कानून को भी बेहतरीन समझते हैं, अगर मैं कुछ आंकड़ों को देख रहा था कि पॉस्को एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो बीते साल में लगभग 4 गुने, एक साल में 4 गुने मामले बढ़ गए। अगर बच्चों के खिलाफ जो क्राइम को जो आंकड़े एनसीआरबी जो दे रहा है वो दिखा रहा है 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं। हर घंटे लगभग शायद 11 मामले देश भर में निकल के आ रहे हैं। ये महज आंकड़ों का ही बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। कैसे इसका निदान, क्योंकि एक डर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है पेरेंट्स के अंदर। देखिए, जैसे जैसे कानून बनते हैं ना, वैसे वैसे आंकड़े भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब कानून बन गया है तो ऑफेंस हो गया तो वो आंकड़ा भी बढ़ गया। लेकिन ये समस्या का समाधान तो नहीं हुआ ना, समस्या तो हमारे बीच व्याप्त है। नहीं, अभी देखिए, मैं 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू उन्होंने उठाया था। अभी कल ही की बात है, दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के साथ हमारी चर्चा हो रही थी और मैंने एग्जैक्टली वही बात जो आपने उठाई वो उनके साथ मैंने उठाई और मैंने कहा इस जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, हमारे पास पूरे नियम है ट्रैफिक के अंदर, बिल्कुल पूरे कंप्लीट ट्रैफिक के अंदर नियम है कि वैन में क्या होगा और रिक्शे में क्या होगा, तो आप इसको लागू क्यों नहीं करते हो? तो कहने लगे, देखो ये ना लागू इसलिए नहीं होता, कहीं पेरेंट की प्रॉब्लम है, कहीं ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा फिर लॉ क्यों बनाते हो आप? अगर जब बनाते हो तो उसको स्ट्रिक्टली लागू करो। तो ये जो सिंपैथी दिखाना होता है ना, ये कई बार बड़ा कमजोरी अल्टीमेटली साबित हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चा है, देखिए ये जो स्कूल एजुकेशन है ये सारा चाइल्ड सेंट्रिक है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा कि ये चाइल्ड सेंट्रिक है, ना कि पेरेंट सेंट्रिक है, ना ये इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक है। लेकिन हो क्या रहा है कि बच्चा तो सीन में है ही नहीं, बाकी सारे सीन में है। माता पिता की क्या कन्वीनियंस है वो देखनी है, स्कूल वाले को क्या सुविधा हो सकती है वो देखनी है, टीचर एम्प्लॉयमेंट दे दो, चाहे वो उसको पूरी क्वालिफिकेशन हो या नहीं हो। अभी क्या हो रहा है, 1 लाख 1.5 लाख लोग यूपी के अंदर जो टोटली अनक्वालिफाइड थे,
सर हम इस विषय पे अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपसे समझना चाह रहे हैं वो संक्षेप में ये कि आखिर ये स्थिति सुधरेगी कैसे, वो रोल कैसे अदा हो सकता है? देखिए सुधरेगी, जहां तक मैंने आपको बताया कि एक तो जो भी लॉज है ना उसमें सहमति दिखाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथन तरीके से उसको लागू करने की जरूरत है। लॉज बनाइए नहीं आप जी, और जब आप अगर बनाते हैं तो उसमें सहमति मत दिखाइए, उसको लागू करिए। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताई कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है वो 50% रिप्रेजेंटेशन पेरेंट्स को देना बहुत जरूरत है मैनेजिंग कमेटी के लिए, सो दैट कि उसको वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज। और जहां तक ये रेयान पब्लिक स्कूल की बात है, मेरा एक सजेशन ये है कि कम से कम इसके ऊपर 100 करोड़ रुपया जो है ना जुर्माना लगाना चाहिए, जो पेरेंट्स को जाना चाहिए। दूसरा ये कि इस स्कूल को, जो गुड़गांव वाला स्कूल है, इसको कंप्लीटली शट डाउन करना चाहिए, जिससे कि आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकें। एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। आरसी जैन साहब, 1974 में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस आई थी, उसमें बच्चों को सुप्रीम नेशनल एसेट कहा गया था, हमारी सबसे बड़ी तरीके से धरोहर के लिहाज से कह सकते हैं। आपको लगता है कि जब इतनी कीमती चीजें आपके हाथ में जब सौंप दी जाती है, उसके बाद भी आज एक डर है, भय है, कैसे माहौल के बीच में मजबूरन आपके पास बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है स्कूलों के पास में, कैसे दूर करेंगे इस समस्या को? नहीं, देखिए हमने कहा कि इसके बाद निश्चित रूप से जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो पूरा प्रशासन तंत्र हिल जाता है, स्कूलों का मैनेजमेंट हिल जाता है। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास होगा कि वापस उस विश्वास को लौटाया जाए। और जहाँ तक बात है अपराध की, देखिए आप जैसे अभी एक भैया कह रहे थे कि भाई अनपढ़ जो है ना वो ज़्यादा अपराध कर सकता, तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब ने उसका जवाब भी दिया है जी। दूसरी बात ये है कि हाँ, एक चीज़ जरूर इस बार हमें लगता है कि जिस प्रकार से डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए हमारे स्कूलों में कई बार मॉक ड्रिल वगैरह होती है, तो ये बात जरूर निकल के आ सकती है कि हम समय समय पर अपने सभी स्टाफ को बैठा करके इस प्रकार की काउंसलिंग कराएं जाए, जो कुछ हद तक इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आप यहाँ पे इस बात के लिए कह सकते हैं कि आप अपने स्तर पे अपनी संस्था के माध्यम से स्कूलों में ये कोशिश करेंगे, इस बात की घोषणा बिल्कुल करेंगे। और अभी भी आप बताएं 23 तारीख को हमने फिर एक मीटिंग रखी है कि बच्चों को और किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार से सेफ्टी की ओर हम इंतजाम कर सकते हैं। अभी हमने दिल्ली में इसमें 23 तारीख को एक मीटिंग रखी भी है, रखते हैं। पर अब जो अब एक बात सामने निकल के आई है कि हमें अब काउंसलिंग जो है ना, लगता है कि महीने में 1 या 2 बार अपने सारे स्टाफ को बैठा के करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, पॉर्न वीडियो उसके बहुत नजदीक हैं और वो बंदूक चलाने वाली गेम उसके मोबाइल में बहुत नजदीक है, जिस वजह से जब उसको खाली समय मिलता है उसको वो देखता है, तो उसके कारण उसको ना कहीं से प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाती, माँ बाप प्रॉपर गाइडेंस बच्चों से लेके स्कूल स्टाफ को देने की जरूरत है। राजपूत साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे, आपको लगता है कि तमाम समाज से प्रतिनिधित्व करते लोग भी, आपने देखा खुद आप शिक्षा को बेहतरी से अंदर से समझते हैं, आपको लगता है कि हम इस बारे में कि शायद बात नहीं करते हैं समाज के तौर पे, ये भी एक हमारे लिए एक समस्या? क्योंकि अगर मैं आंकड़ों में देख रहा था 2007 में संभवतः पहली बार देश के सरकार के स्तर पे बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से एक सर्वे कराया गया, ये पाया गया कि 70% बच्चों के साथ में यौन शोषण हुआ है, 50% बच्चों के साथ में ये घटना स्कूल में हुई है, 53% बच्चे ऐसे थे जिनका एक से नहीं कई बार ऐसा एक तरीके से उनको इनकाउंटर हुआ था इस प्रकार की घटनाओं के साथ में। आपको लगता है कि हम शायद समाज के स्तर पर बात ही नहीं करते हैं, व्यवस्थाओं को लाने की कोशिश ही नहीं करते, ये भी हमारी एक कमी है? हमारी कमियां कई है। जो प्रश्न पूछे गए उसमें गाइडेंस काउंसलर की बात कही गई थी। गाइडेंस काउंसलर की या तो नियुक्त नहीं होती है, अगर होती है तो वो जब कहते हैं वैकेंट क्लासेस में उसको एडजस्टमेंट में भेज दिया जाता है। ये बंद होना चाहिए। पहला सुधार ये है, अच्छा गाइडेंस काउंसलर इन प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मस्ट बी अपॉइंटेड, अदरवाइज स्कूल को डिरिकग्नाइज करिए। आप सबने सुना होगा RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट में कुछ प्रावधान है कि स्कूलों में क्या क्या होना चाहिए। सरकारों ने उसको नहीं किया है। अगर सरकारी स्कूलों को देखा जाए तो 90% स्कूल उस एक्ट के अनुसार डिरिकग्नाइज होने चाहिए। ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन रखने की बात है ना सरकारी, उस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर वो स्कूल ठीक हो जाएंगे तो निजी स्कूलों की निरंकुशता खत्म हो जाएगी, वो भी अलर्ट हो जाएंगे, वो नियम मानेंगे। क्योंकि आपने सरकारी स्कूलों को नीचे से नीचे जाने दिया है, इसलिए ये स्कूल मनमानी पर आ गए हैं। CBSE का मैं फिर कहना चाहूंगा कि CBSE को पूरा ध्यान देना चाहिए कि वही स्कूल हम एफिलिएट करेंगे। उनको देश के सामने एक उदाहरण रखना है कि उनके स्कूल अच्छे ढंग से चल रहे हैं, बाकी को ऐसे ही चलना चाहिए। तो जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि कमेटी आई थी और कमेटी आकर के चली गई, हुआ कुछ नहीं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, मैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का पहला चेयरमैन था, 5 साल रहा, और आज मुझे बताने में थोड़ी हिचक होती है कि उस संस्था ने क्या किया। कमेटियां जाती हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए जाती हैं, BEd कॉलेज के लिए जाती हैं, फार्मेसी के लिए जाती हैं, रिपोर्ट दे देती हैं कि हाँ यहाँ रिकग्निशन दे दिया जाए, मगर वहाँ कुछ नहीं होता है, बहुत नहीं। और ये स्तर नीचे आने का मुख्य कारण ये है CBSE भी के स्कूल भी इससे ग्रस्त हैं, कमियाँ होती हैं।
हम ही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारे लोग ही जिम्मेदार हैं। इन चीजों को हमें खत्म करना है। लास्ट सेंटेंस ये है जी। और मैं फिर महात्मा गांधी को कोट करूंगा क्योंकि यहाँ ये लोग बैठे हैं और लोग सुन भी रहे होंगे। महात्मा गांधी ने 1945 में एक चिट्ठी लिखी थी यूनेस्को को डायरेक्टर जनरल से। वो थी ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर बन रहा था। गांधी से पूछा गया था, वो वाक्य आप अवश्य याद रखिए। उन्होंने लिखा था कि माई इलिटेट बट वाइज मदर, शब्द ध्यान से देखिए, माई इलिटेट बट वाइज मदर हैड टोल्ड मी इफ एवरीवन डज हिज ड्यूटी एवरीबडी एल्स विल गेट हिज राइट। सुरक्षा बच्चे का अधिकार है। अगर स्कूल अपना कर्तव्य करे तो बच्चे को उसका सुरक्षा का अधिकार मिलेगा, शिक्षा का मिलेगा, व्यक्तिगत विकास का मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर के चाहे आप प्रशिक्षण की बात कहें, चाहे क्लास 4 की बात कहें, वैसे दुनिया में बड़े से बड़े अपराध और स्कैंडल पढ़े लिखे लोगों ने ही किए हैं, अनपढ़ ने नहीं किए। ये बात तो ये जो सारी चीजें हैं इनके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को वहां पर लाइए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, तो निश्चित रूप से समस्याएं सुलझेंगी। और ये जापान का उदाहरण है। आप में से जिसको मौका लगे वो पढ़े कि जापान कैसे इतने नीचे आने के बाद भी आज दुनिया में सबसे आगे बढ़ गया है। वर्क कल्चर इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, वर्क कल्चर इज द ओनली सोल्यूशन। और चाहे जापान का उदाहरण हो या कई ऐसे उदाहरण हो जो दुनिया भर में कहीं मौजूद है, उनसे हमें सीखना पड़ेगा, प्रेरणा लेनी पड़ेगी। न सिर्फ सरकार के स्तर पे बल्कि समाज के स्तर पर भी, अभिभावकों के स्तर के नाते भी हमको एक दबाव बना के रखना पड़ेगा। चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे निजी संस्थाएं हो, हमें हमारे हक को जानना है, क्योंकि बच्चे का सुरक्षित रहना भी उसका एक मौलिक अधिकार है। और एक तरीके से सुरक्षित वातावरण में वो पढ़ सके, ऐसा माहौल हमको देना बेहद जरूरी है। इसके लिए जो भी जिस स्तर पर करना पड़े, हम सबको अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। आप तमाम ऑडियंस, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दी एक बार अपने पार्टिसिपेशन के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।